हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय दुर्गज विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से और हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और उम्मीद करता हूँ आप सभी सहकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करते हैं। पॉलिटी का जो भाग नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 है, उसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम हमारे पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके भाग 7 कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम पॉलिटी 8 भाग की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम करेंगे पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ इससे पहले हम कर चुके हैं। पार्ट फिफ्थ के अंदर जो आर्टिकल्स रहते हैं अब वो 52 से 151, 52 से 151 रहते हैं। ठीक है, और इसकी जो सबसे ज्यादा आर्टिकल इस पार्ट के अंदर होने की वजह से इसे इंडिया का इसे भारतीय संविधान का लॉन्गेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है और सबसे लंबा जो भाग माना जाता है वो भाग नंबर 5 को कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, इससे पहले हमने प्रेसिडेंट किया, इससे पहले प्रेसिडेंट किया। ठीक है ना, प्रेसिडेंट किया इससे पहले इसके अंदर। और प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल थे ना वो देखिएगा, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल थे वो देखिए, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल 52 से 62 थे। ठीक है, 52 से 62 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल थे। और इसके बाद जो आज हम आर्टिकल करेंगे वो वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स होंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स कहां से शुरुआत होती है? इसकी आर्टिकल नंबर 63 से शुरुआत होती है। ठीक है, और भाग नंबर कितना है? भाग नंबर 5 है। ठीक है, और भाग नंबर क्वेश्चन आ सकता है भाग नंबर 5 के अंदर कब से कितने तक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसे अनुच्छेद कह देते हैं। ठीक है ना, तो आप बोलोगे 52 से लेके 151 तक भाग 5 के अंदर आर्टिकल है, अनुच्छेद है। ठीक है, और आपको इससे पहले मैं बता चुका हूं कि इंडिया का जो भारत का जो संविधान है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो आर्टिकल थे 395। जो पार्ट जो भाग थे, ठीक है ना, जो भाग थे वो कितने थे? 22। और जो अनुसूचियां जिसे शेड्यूल कह देते हैं वो 8 थे। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न का मतलब ये है कि वर्तमान के अंदर जो संविधान चल रहा है, वर्तमान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद है, वो है 470। और जो भाग है वो है 25। और जो अनुसूचियां हैं जिसे शेड्यूल कह देते हैं अब वो कितनी है? टोटल 12 हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर 63 की। इसके अंदर क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, इंडिया का भारतीय संविधान के अंदर इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट जो पोस्ट बताई है, जो सबसे ऊंचा जो पोस्ट पद बताया है, सर्वोच्च पद बताया गया है। सर्वोच्च पद का मतलब भारत का पहला नागरिक किसे बताया है? ठीक है ना, भारत का पहला नागरिक जो बताया है वो किसे बताया है? भारत का फर्स्ट नागरिक जिसे कह देते हैं सिटीजन। ठीक है, तो फर्स्ट सिटीजन बताया है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट को। किसे बताया है? प्रेसिडेंट। और सेकंड सिटीजन जो बताया है, सेकंड सिटीजन जो बताया है, सेकंड सिटीजन जो बताया है वो बताया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, किसे बताया है? वाइस प्रेसिडेंट को बताया है। ठीक है, और इंडिया के संविधान के अंदर स्पेशल ये प्रोविजन है, स्पेशल ये प्रस्तावना है कि भारत का संविधान के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति का बताया था कि भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 52 के अंदर भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर यह बताया है कि भारत का एक क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और कौन से आर्टिकल के अंदर बताया है? तो स्टूडेंट्स ये बताया है आर्टिकल नंबर 63, अनुच्छेद नंबर 63 में बताया है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन यहां से यह बन सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया का मतलब क्या है कि हमने ये कौन से देश के संविधान से लिया है?
ठीक है ना। तो आप बताओगे ये यूएसए के संविधान से लिया गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बढ़िया से बताओगे कि ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। हाँ जी, आर्टिकल नंबर 63 कंप्लीट हो चुका है और इतना ही है, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 64, और आर्टिकल नंबर 64 के अंदर है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये कहा जाता है राज्यसभा को, ठीक है। ये किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है ना। राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट के दो हाउस, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कह देते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कह देते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट किन तीन चीजों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बना है, पार्लियामेंट, भारत की संसद, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो एक्स ऑफिशियो है चेयरमैन जो है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है क्या, ठीक है। राज्यसभा के अंदर राज्यसभा जो सदन है, जो हाउस है, उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, ठीक है ना। वो हेड जो होता है ना, अब वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस पद को क्या कहा जाता है, पादेन सभापति, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, पादेन सभापति, जिसे कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। राज्यसभा का जो हेड होता है, जो उसे लीड करता है, उसे क्या कहा जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है, ठीक है। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहां से लिया है, तो स्टूडेंट्स ये भी लिया है यूएसए से, ठीक है। कहां से लिया है स्टूडेंट्स, तो ये लिया है यूएसए से, ठीक है। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये भी यूएसए से, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो है ये भी यूएसए से, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए यूएसए के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके भी दो हाउस है, उसके भी टू हाउसेज हैं, ठीक है। तो देखिए यूएसए का जो अपर हाउस है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है सीनेट। अपर हाउस, अपर हाउस किसे कहा जाता है, सीनेट को कहा जाता है, ठीक है। और लोअर हाउस किसे कहा जाता है, लोअर हाउस स्टूडेंट्स कहा जाता है कांग्रेस को, ठीक है। किसे कहा जाता है, कांग्रेस को कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। किसे कहा जाता है, कांग्रेस को। दो हाउस है, कांग्रेस और सीनेट, ठीक है। यूएसए की जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस हमारे इंडिया के अंदर कौन सा है, लोकसभा। यूएसए के अंदर जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं कांग्रेस। अपर हाउस जो यूएसए के अंदर है वो सीनेट। इंडिया के अंदर अपर हाउस जो है उसे कहा जाता है राज्यसभा, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार यहां पर क्या बताया है, जैसे सीनेट अमेरिका का क्या है, अपर हाउस, और इंडिया का जो अपर हाउस है ना, अब वो कौन सा है स्टूडेंट्स, वो है राज्यसभा, ठीक है। अब वो कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस, ठीक है। और एक बात ध्यान से देखिएगा इधर, हाँ जी, अब ये ध्यान से देखिएगा। अब यूएसए के अंदर जो सीनेट है, यूएसए के अंदर जो सीनेट है इसे चेयर कौन करता है, ठीक है ना। चेयर का मतलब यहां पर जो हेड होता है वो कौन होता है, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में ये सारा का सारा राज्यसभा का जो हाउस चलता है, जो सदन चलता है ना, किसके कौन इसे चेयर करता है, तो इसे जो चेयर करता है ना वो करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए की जो सीनेट है अपर हाउस जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। यूएसए की जो सीनेट है जिसे अपर हाउस कहा जाता है, वो उसे चेयर कौन करता है, उसे चेयर करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक उसी तरह इंडिया का जो अपर हाउस है, भारत का जो अपर हाउस है वो कौन सा है, राज्यसभा। तो इसे चेयर कौन करेगा, तो स्टूडेंट्स इसे चेयर कौन करेगा, तो इसे चेयर करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना। तो ये देखिए बिल्कुल मैच कर रही है चीज, ठीक है। सीनेट अपर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है। राज्यसभा सीनेट को चेयर कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा को चेयर कौन करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहां पर कौन चेयर कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है ना। तो जो एक्स ऑफिशियो है वो कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है,
ठीक है ना स्टूडेंट्स, कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ये ध्यान रखोगे और आप बढ़िया से सीखने के प्रयास कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। बढ़िया से सीखोगे, बढ़िया से सीख पाओगे, ठीक है ना। मन से इस वीडियो को देखिएगा, मन से तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप मन से लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मन से शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा। अब आर्टिकल नंबर देखिएगा आप 65। आर्टिकल अंदर 65 के अंदर यह बताया है, आर्टिकल नंबर 65, ठीक है। अब इसके अंदर यह बताया है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में या किसी भी तरह से वो एब्सेंट है, किसके जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, किसी भी वजह से वो अपने पद पर एब्सेंट है, ठीक है ना, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, या उन्होंने रिजाइन कर दिया, या किसी भी तरह से वो अपने पद को लेकर एब्सेंट है, गैर मौजूद है, गैर हाजिर है, ठीक है ना। तो उतने में इसका जो पद है कौन संभालेगा? किसका पद कौन संभालेगा? प्रेसिडेंट का, ठीक है ना। किसका पद कौन संभालेगा? प्रेसिडेंट का। तो इतने में प्रेसिडेंट का जो पद संभालेंगे ना, तो वो संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जिम्मेवारी बनती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। ये भारतीय संविधान के अंदर लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी के अंदर, प्रेसिडेंट की एब्सेंस के अंदर, प्रेसिडेंट का जो काम करेगा, जो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाएगा, तो वो कौन निभाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन निभाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये समझ लग रहा होगा, ठीक है। तो इसकी भूमिका कौन निभाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसी पॉइंट के अंदर बात कर रहे हैं, इसकी भूमिका कौन निभा रहा है? राष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने क्वेश्चन ये किया, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आया, अगर प्रेसिडेंट गैर मौजूद है, एब्सेंट है, उनकी एब्सेंस के अंदर कौन उसका जो भूमिका निभा रहा है, उसका जो रोल प्ले कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतने में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो सैलरीज मिलती है, जो अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है ना, सैलरी और अलाउंसेस जो मिलते हैं, वो किसके मिलेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को खुद के मिलेंगे या प्रेसिडेंट के मिलेंगे? तो इतने में जवाब है, तो ये प्रेसिडेंट के, जब जितनी समय तक प्रेसिडेंट के पद पर रहेंगे उतने समय तक इनकी जो सैलरीज है एंड अलाउंसेस, सैलरीज एंड अलाउंसेस जो है वो किसके मिलेंगे उन्हें? तो ये जाहिर सी बात है, ये प्रेसिडेंट का काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट की ही सैलरी इन्हें मिलेगी, जो प्रेसिडेंट की ही इन्हें अलाउंसेस जो हैं, जितने भी प्रकार के ये भत्ते होते हैं, ठीक है ना, तो ये इन्हें प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ये इन्हें मिलेंगे। किन्हें मिलेंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, तो इसकी भूमिका, प्रेसिडेंट की भूमिका कौन निभा रहा है? और वो निभा रहा है वाइस प्रेसिडेंट। इतने में वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, ठीक है ना। इतने में वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो गया। कैसे खाली हो गया? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है ना, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, वो किसकी भूमिका निभा रहा है? किसका काम कर रहा है? राष्ट्रपति का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये राष्ट्रपति का काम कर रहा है, वाइस प्रेसिडेंट भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसका पद क्या हो गया? खाली हो चुका है। तो इतने में उपराष्ट्रपति की भूमिका कौन निभाएगा? ठीक है ना। तो इतने में उपराष्ट्रपति की जो भूमिका निभाएगा वो निभाएगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं यहां से, ठीक है ना। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, एक पॉजिटिव नजरिए से देखिएगा। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब बनते हैं आर्टिकल्स को लेके,
ठीक है ना। इसी वजह से आर्टिकल जो टॉपिक है उस पर पूरा का पूरा फोकस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, ताकि एग्जाम के अंदर जीके के किसी भी पोर्शन के अंदर, ठीक है ना, हमारी एकेडमी का सबसे पहले यही प्रयास है कि जीके के किसी भी पोर्शन के अंदर आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन ना छूट पाए, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन ना रह जाए किसी भी तरह का, ठीक है ना। इसीलिए ये छोटे छोटे जो पॉइंट है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। आप भी इसे मन लगा के सीरियस होकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आर्टिकल नंबर कितने हो चुके हैं? आर्टिकल नंबर 63 हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 64 हो चुका है, 65 भी हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल नंबर 66। इसके अंदर बताया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है उसके इलेक्शन होंगे। ऐसा कौन से आर्टिकल में बताया है? ऐसा आर्टिकल नंबर 66, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 66 में बताया है, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है, चुनाव जो है, वो आर्टिकल नंबर किस में बताया? 54 में, ठीक है। और किस तरह से होने हैं, मैनर मतलब मेथड, किस तरीके से होंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है। अब वो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टोरल से होंगे। उन्हें वोट कौन करता है? अब वोट करता है एमपी और एमएलए, ठीक है। उसी प्रकार यहां परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज है। इसके अंदर जो इनके इलेक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करने का मतलब इनके इलेक्शन के अंदर जो वोट डालता है, वोटर, ठीक है, वोट जो डालता है वो कौन डालता है, ठीक है। तो इसके अंदर है ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है, ठीक है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट वो करता है, जैसे लोकसभा के अंदर आज टोटल कितनी सीट्स हैं? 545। 200 जो 2 है एंग्लो इंडियन की, वो 2020 में रिमूव हो चुकी है, और अब कितनी रह गई? 543 रह चुकी है। और जो 2 हैं जो नॉमिनेट करते हैं, जो रिमूव हो चुकी है, वो वोट तो पहले भी नहीं डालते थे, अब तो है नहीं, अब तो क्या वोट डालेंगे। लेकिन वहां पर वोट कौन डालेगा प्रेसिडेंट को? 543 जो इलेक्ट की हुई हैं, ठीक है ना। ठीक उसी पर अगर राज्यसभा पर आ जाते हैं, राज्यसभा की जो टोटल सीट्स मैक्सिमम 250 होती है, एट प्रेजेंट वर्तमान के अंदर कितनी है? 245 है। तो स्टूडेंट 245 में से 233 इलेक्टेड है स्टेट एंड यूटी से, ठीक है ना। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वो कितनी है? 233। और जो 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है ना, राज्यसभा के अंदर, ये जो 12 नॉमिनेटेड है ना, ये वोट नहीं डालते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो इसके अंदर ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, जो प्रेसिडेंट क्या करता है? नॉमिनेट करता है, ठीक है। जैसे राज्यसभा के अंदर 12 हैं, तो वो सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वोट डालते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है ये जो डिफरेंस है, जो अंतर है वोट को लेके, इलेक्शन को लेके, ये आपको जरूर समझ आया होगा, ठीक है। हाँ जी, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, ठीक है। राज्यसभा के अंदर जो इलेक्टेड है वो कितने हैं? 12। कहां पर? राज्यसभा के अंदर। किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? ये किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और ये 12 कौन होते हैं? जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर, अपनी अलग अलग फील्ड के अंदर अपना एक नाम रोशन किया हो, ठीक है ना। अपनी फील्ड के अंदर अपने काम को लेके ये एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। दुनिया इनके काम को, इनकी फील्ड को लेकर इन्हें जानती है, इनकी पहचान है अलग से, ठीक है ना। तो उन्हें, जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर, ठीक है ना, कुछ समय पहले लता मंगेशकर जी को भी, कुछ समय पहले एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, अब तो नहीं है वो, ठीक है ना। लता मंगेशकर जी को भी क्या बनाया था? राज्यसभा का मेंबर। लता मंगेशकर जी की जो फील्ड है, किसके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है? ये म्यूजिक को लेके, सिंगिंग को लेके पूरे वर्ल्ड के अंदर
ये जानी जाती हैं। सचिन तेंदुलकर जी हैं, अपनी क्रिकेट को लेके जाने जाते हैं। तो इस तरह की जो फेमस पर्सनैलिटी है उन्हें राज्यसभा का क्या बनाया जाता है, मेंबर बनाया जाता है। ये इलेक्ट नहीं होते। इलेक्ट का मतलब इनके लिए वोटिंग नहीं होती, ठीक है ना। इनको नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये समझ लगा होगा आपको, ठीक है। हाँ जी, आर्टिकल 60 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हाँ जी, कैसे होता है ये, इसके अंदर जो वोट डालते हैं वो कौन डालते हैं, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है। नॉमिनेट एट प्रेजेंट 12 है, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड 2 प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते थे, वो जो पद है वो 2020 तक 20 में क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिए गए थे। वो कौन से थे, एंग्लो इंडियन के, लेकिन आज के समय में ये पद मौजूद नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 67, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसके अंदर ये बताया गया है स्टूडेंट्स की वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है, जो टर्म है, जो टेन्योर है, वो कितना होता है, कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये 5 ईयर, मतलब 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। कितने समय तक बने रह सकते हैं, 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है कि इनकी जो एज होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की कितनी एज होनी चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो एज होनी चाहिए ना, वो कितनी होनी चाहिए, इसकी 35 ईयर, ठीक है। हाँ जी, तो इंडिया के अंदर 3 ऐसी पोस्ट है, 3 ऐसे पद है जिनका कैंडिडेट बनने के लिए हमें 35 वर्ष की एज चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनने के लिए हमें एज कितनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कैंडिडेट बनने के लिए कितनी एज चाहिए स्टूडेंट्स, 35 वर्ष की उम्र चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट एंड थर्ड, वो है गवर्नर, ठीक है। वो कौन है, गवर्नर। गवर्नर मतलब जो हेड है, वो स्टेट, ठीक है ना, स्टेट, राज्य का जो राज्य के अंदर जो हेड होता है वो कौन होता है, राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर कह देते हैं। भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स का अपना एक अलग राज्यपाल है, गवर्नर है। तो उसका कैंडिडेट बनने के लिए हमें एज कितनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 68, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन विल टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड फिल कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। अब इसके अंदर वही बोल रहा है, कितने समय के अंदर, मान लीजिए किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है, तो कितने समय के अंदर इनको इलेक्शन, जो उनकी जो पद है, फिल करना होता है, ठीक है ना। तो 6 महीने के अंदर वो पद फिल करना होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 69, आर्टिकल नंबर 69, ओथ। ओथ मतलब शपथ। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाता है वो कौन है, भारत के फर्स्ट सिटीजन, पहले नागरिक, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इन्हें क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, ठीक है। ये बात हुई शपथ की। और जो दूसरी बात करते हैं, जो ये रिजाइन किसे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिजाइन किसे देते हैं, कौन, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये रिजाइन भी किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को। रिजाइन भी किसे देते हैं, प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट रिजाइन किसे करता है, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स रिजाइन करता है, किसे रिजाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसे रिजाइन करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एकमात्र ऐसा पद, एकमात्र ऐसा पर्सन, राष्ट्रपति अपने से जो छोटी पोस्ट के पर्सन को रिजाइन देता है। अदरवाइज हर एक पर्सन अपने से ऊंची पोस्ट वाले पर्सन को, अपने से ऊंचे पद पर बैठे वाले व्यक्ति को रिजाइन करता है, इस्तीफा देता है, ठीक है ना। आगे अपने से, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसे है कि अपने से नीचे वाले पद के व्यक्ति को इस्तीफा देते हैं, ठीक है। क्यों देते हैं, क्योंकि इनसे ऊंचे पद पर कोई और है नहीं, ठीक है ना। यही रीजन है कि इनसे ऊंचे पद पर कोई और
पद नहीं है, कोई और व्यक्ति नहीं है, इसी वजह से अपने से नीचे पद वाले व्यक्ति को ये रिजाइन करते हैं, इस्तीफा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। आप नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 70, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटीजेंसीज। ठीक है ना, हाँ जी, आर्टिकल 70। ठीक है, आर्टिकल 71 देखिएगा, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। भी चलो, उम्मीद है आपको ये आर्टिकल जो करवाए गए हैं सभी को समझ आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को लेके जितने भी आर्टिकल हैं ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है आपको ये सारे के सारे समझ लगे होंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, हमने पहले किए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद किए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद किए हैं हमने, उसके बाद आज और आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 75 और उसके बाद है आर्टिकल नंबर 78। ये तीन के तीन पॉइंट जो है, ये तीन के तीन पॉइंट जो है ये भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात और ये कि प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए इंडिया के संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई विशेष प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति का एक विशेष प्रावधान है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का विशेष प्रावधान है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। उसी तरह उसी प्रकार यहां पर भारतीय संविधान के अंदर प्रधानमंत्री का कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ठीक है ना, तो आप बात को आगे बढ़ाते हुए, क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 75 और 78 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो जान लेते हैं आर्टिकल 74 के अंदर क्या बताया हुआ है। आर्टिकल 74 के अंदर यह बताया हुआ है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है, भारत का जो, इंडिया का जो राष्ट्रपति है, उसको भारत के रिलेटेड, भारतीय सरकार के रिलेटेड जो भी काम है, ऑफिशियली कोई भी काम है, बिल पास करना है या कुछ और काम है इंडियन गवर्नमेंट को लेके, ठीक है, उसकी सलाह, ठीक है, उसकी सलाह और उसकी हेल्प के लिए, किसकी हेल्प के लिए? प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए। प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए क्या होगी? कैबिनेट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगी? कैबिनेट होगी, जिसे हम कह देते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, जिसे हम कह देते हैं मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, ठीक है ना, फूड मिनिस्टर कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ये सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं ये किसमें किसके अंदर आते हैं? कैबिनेट मंत्री मंडल के अंदर आते हैं। ठीक है ना, और उम्मीद है ये आर्टिकल समझ लगा होगा। इसी आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। और इस, क्या यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात कहाँ है? आप ये बता रहे हो कि आर्टिकल 74 में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया, लेकिन अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर आए नहीं, अब आएंगे। ठीक है ना, हाँ जी। कैबिनेट का जो हेड होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किसका हेड होगा? वो हेड होगा कैबिनेट का। और कैबिनेट किसके लिए है? इंडिया की जो सरकार चलती है, सारे के सारे जो वर्क संभालते हैं, काम करते हैं, वो कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट को चलाने के लिए कैबिनेट करती है। ठीक है ना, कौन करती है? कैबिनेट। और कैबिनेट का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, कैबिनेट किसके लिए बनाई जाती है? प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट को किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए हेल्प करना, एडवाइस करना, कैबिनेट इसके लिए बनाई जाती है। और कैबिनेट का जो हेड होता है अब वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आर्टिकल नंबर 74 आपको बढ़िया से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 के अंदर देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर यह बताया है,
आर्टिकल नंबर 75 के अंदर यह बताया है कि प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करेगा, कौन अपॉइंट करेगा? तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट जो करेंगे वो करेंगे प्रेसिडेंट, वो करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको अपॉइंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को। कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। ठीक है ना, हाँ जी। अब कैबिनेट को अपॉइंट कौन करेगा? कैबिनेट को अपॉइंट जो करेगा, ठीक है, तो वो करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे। किसे करेंगे? कैबिनेट को। किसे करेंगे स्टूडेंट्स? कैबिनेट को। ठीक है, इसके अंदर ये बताया है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, कैबिनेट को जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसे? कैबिनेट को अपॉइंट करेगा। मतलब कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को जो अपॉइंट करेगा कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसे? प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को। कैबिनेट की बात करते हैं आगे। कैबिनेट को अपॉइंट तो करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है ना, कैबिनेट को अपॉइंट तो करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी सिफारिश पर? तो वो प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर। प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसिडेंट इन्हें क्या करता है? अपॉइंट करता है। किन्हें? कैबिनेट को। उम्मीद है ये पॉइंट समझ लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर है 78। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 78 है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा मुश्किल आर्टिकल मानता है कि समझ कम आता है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, आसान भाषा के अंदर समझा दूंगा। इसके अंदर जो बताया गया है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है, प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य क्या है? प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य यह है कि कैबिनेट की जो भी बात है, ठीक है ना, कैबिनेट की जो भी बात है या किसी भी मैटर को लेके, किसी भी न्यूज को लेके, या कोई भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है कैबिनेट ने, या कोई भी वो काम कर रहे हैं, क्या काम किया क्या काम नहीं किया, ये सारी की सारी जो बात है ये प्राइम मिनिस्टर का ये कर्तव्य है। ये जो सारी की सारी बातें हैं किन्हें बताना? प्रेसिडेंट को बताना, भारत के राष्ट्रपति को बताना। ये क्या है? इसके अंदर प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि जो भी कानून पास किया है कैबिनेट ने, या जो भी काम कर रही है, ये पास किया तो क्यों किया, ये काम कर रही है तो क्यों कर रही है, ये काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर किसे पहुंचाता है? प्रेसिडेंट को बताता है। ठीक है ना, ये इसकी ड्यूटी बताई है किसकी? प्राइम मिनिस्टर की, आर्टिकल नंबर 78 के अंदर। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 78 के अंदर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, हाँ जी। और आर्टिकल नंबर 74 हो चुका है, आर्टिकल नंबर 75 हो चुका है, आर्टिकल नंबर 78 हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, आगे बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एज कितनी चाहिए होती है? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एज जो चाहिए होती है ना, पहले ये बताइए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज कितनी चाहिए होती है? 30 वर्ष। ठीक है, और लास्ट भी बता देता हूं 35 वर्ष, जैसे मैंने अभी करवाया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद हमने किया गवर्नर, राज्यों का जो गवर्नर होता है उनकी एज कितनी चाहिए? 35। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 चाहिए। ठीक है ना, तो प्राइम मिनिस्टर की एज, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एज कितनी चाहिए होती है? 25। लेकिन स्टूडेंट्स आज तक कोई भी 25 की एज में प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, ना ही 30 वर्ष की एज में बना, ना ही 35 वर्ष की आयु में बना, 35 वर्ष की एज में बना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है यहां से, सबसे युवा जो यूथ प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे युवा जो प्राइम मिनिस्टर बने, कितनी एज में बने? ठीक है ना, तो वो बनते हैं स्टूडेंट्स 40 की एज में। 40 की एज में प्राइम मिनिस्टर बनने वाला पर्सन वो है राजीव गांधी। स्टूडेंट्स वो है राजीव गांधी, इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, ये 6ठे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, कौन? राजीव गांधी।
कौन है? राजीव गांधी अपनी माता जी की मृत्यु के बाद, माता जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना पदभार संभाला। ठीक है, कब? 1984। कब तक बने रहे? 1989 तक बने रहे। तो राजीव गांधी कब तक बने रहे? 1989 तक बने रहे। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स ये समझ लग रहा होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, टेन्योर जो इनका है 1984 से 1989, इनके समय में एक अमेंडमेंट होती है। ठीक है, और वो अमेंडमेंट कितनी होती है? 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट मतलब संशोधन, संशोधन मतलब परिवर्तन, बदलाव या रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब पहले से जो चल रहे अमेंडमेंट है उसके अंदर सुधार करना, ये क्या कहलाता है? अमेंडमेंट कहलाता है। तो 61st अमेंडमेंट जो कि हुआ 1989 के अंदर। अब इस अमेंडमेंट में क्या था? वोटर एज जो है, वोटर एज, ठीक है ना, वोटर मतलब मतदाता जो वोट डालते हैं, मतदाता की आयु 21 से रिड्यूस कर, 21 से कम करके कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। ठीक है, क्वेश्चन आएगा वोटर एज कम की है 21 से 18, तो ये कौन से अमेंडमेंट में की है? तो स्टूडेंट्स ये की है 61st अमेंडमेंट। और 61st अमेंडमेंट जो हुआ ये हुआ लागू हुआ 61st अमेंडमेंट 1989 में। ठीक है ना, तो ये हुआ 61st अमेंडमेंट कब हुआ? 1989 में। एज कितनी गई? वोटर एज कितनी कर दी गई? तो ये कर दी गई 21 से कम करके 18 कर दी गई। ठीक है ना, 21 से कम करके 18 कर दी गई। ठीक है, हाँ, टेन्योर जो इनका है 1984 1989। ठीक है, कितने में प्राइम मिनिस्टर है ये? तो ये है 6th प्राइम मिनिस्टर। सबसे युवा कितनी एज में बने? 40 की एज में बने ये। ठीक है ना, 40 की उम्र में ये क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने। और 21 में 1991 में राजीव गांधी जी की डेथ हो जाती है। राजीव गांधी जी की डेथ हो जाती है, एक चुनाव प्रचार के दौरान स्पीच कर रहे थे, भाषण कर रहे थे। ठीक है ना, और अचानक से इन्हें ह्यूमन बम से उड़ा दिया जाता है। ह्यूमन बम इनके पास आके ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, कहां पर कर रहे थे? तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन आ जाता है इनकी जो मृत्यु हुई कहां पर हुई? तो इनकी मृत्यु तमिलनाडु के अंदर एक जगह है श्री पेरुबंदूर। श्री पेरुबंदूर नाम की जगह पर इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 1991 को। ठीक है, कब? 21 मई को। 21 मई को उन्हें डे समर्पित किया जाता है। किन्हें? राजीव गांधी को। किन्हें किया जाता है? राजीव गांधी को। ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी पर इन्हें एक दिवस समर्पित किया जाता है। तो वो दिवस का नाम लिखिए आप, 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, क्या मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई। ठीक है, हाँ जी, इनका जो जन्म होता है वो होता है 20 अगस्त को। 20 अगस्त 1944। अब ये क्यों करवा रहे हो? ठीक है, तो 20 अगस्त को भी एक इन्हें डे समर्पित है, दिवस समर्पित है, इनकी याद में दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस? सद्भावना दिवस, सद्भावना डे मनाया जाता है। ठीक है, इसे गुड विल डे भी कहा जाता है, गुड विल डे भी कहा जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है? गुड विल डे भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने वाइस प्रेसिडेंट को लेके आर्टिकल्स पढ़ लिए। ठीक है ना, उन्हें स्टडी कर पाए। उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को लेके उनके जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो स्टडी कर पाए। आगे प्राइम मिनिस्टर को लेके क्या क्या कुछ चीजें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का जो सेशन रहा है बहुत बढ़िया रहा होगा। ठीक है ना, आप इसे केयरफुली करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ठीक है, धन्यवाद।